और क्या सच में जो एक स्वतंत्र संस्था है, न्यायिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो आप लोगों की बातों में आकर और एक खास वोट बैंक को काटने का काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी का ना नाम काट रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना है। ये सारी प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा पहले हो रही थी, उसके बाद ये दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास भी रखना चाहिए। सारी प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हो रही है। उसके बावजूद ये लोगों को उस्का रहे हैं, उसके बावजूद ये दंगा करवा रहे हैं, उसके बावजूद मजिस्ट्रेट का घिराव करवा रहे हैं, और ये सब कुछ भड़कावी बयानबाजी जो ममता बनर्जी भाषण दे रही है उसके कारण ही हो रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने उससे 3-4 दिन पहले ही कहा था कि आप लोग अटैक करिए, सीआरपीएफ पर अटैक कर दीजिए, औरतों को कहती हूँ जो भी आपके घर में है चमचा बेलन सब ले आइए, बाहर ला करके अटैक करिए। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उकसाने वाली कौन? ममता बनर्जी। उनके बयान देख लीजिए, वो कहती है कि अगर मैं 20 से हट गई ना तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो आपके 12 बजा देगी। तो ये सब अगर एक मुख्यमंत्री की भाषा है तो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये तो साफ स्पष्ट है। ये कहते हैं कि प्रियंका जी, बात तुष्टीकरण से आगे निकल गई है, वो सीधे दिल्ली को चैलेंज कर रहे हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि 2026 में ही दिल्ली में सरकार गिरा देंगी वो। अरे हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पहले आप अपना राज्य तो बचाइए, जो कि अब आपके हाथों से फिसल गया है, बचा नहीं पाएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों से कुछ नहीं है, हम तो मुसलमान का नहीं, हम तो उतना ही सबको मानते हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के खाली नाम कट गए? आप एक बात पर तो टिके रहिए। पता चला ना यहाँ के रहे ना वहां के, ना मुसलमान वोट देंगे, हिंदू तो आपको वैसे भी वोट देने वाले नहीं, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप 12 ही बजवाएंगे दूसरी से, तो वो आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि अब जो इनको घबराहट हो रही है वो इसीलिए है कि मुसलमान वोट बैंक भी हाथ से निकल गया। मैं कहती हूँ ज्यादा दूर मत जाइए, इस बार तृणमूल भी तृणमूल को वोट नहीं देगा। ये मुगालते में है, इनके पास है क्या? बंगाल में न 3 में है न 13 में है। 3 से 77 हुए थे, ये डायलॉग देते हैं 3 से हमारे 77 विधायक हो गए, और फिर जो 18 से 12 एमपी हो गए उसका भी बोलिए, उसका भी बोलिए, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, इनके पास किसी भी श्रेणी, किसी भी इनके साथ नहीं है। अरे भाई, जब हम बौखलाहट में नहीं है, तो निश्चित बौखलाहट आपकी दिख रही है। आपने अरे बोलने तो दीजिए, 1500 रुपए दिखाए थे, लालच दिया था, बोलने तो दीजिए, 1500 रुपए से डाल नहीं, आप हमको बोलने तो दीजिए। 1500 रुपए से डाल नहीं क्या हड़बड़ी है कि आप माने टोक रही है बीच में? हमने तो आपके बीच में नहीं बोला था, अब हमने बोलना शुरू किया, अब हमने बोलना शुरू किया तो आप हाईकोर्ट की अधिवक्ता बीच में आ गई। अरे अब घबराहट की बात नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत और बंगाल की जमीनी हकीकत आप लोग कभी समझ नहीं पाए, वरना लोगों को धोखा देने का, लोगों के साथ विश्वासघात करने का। क्या ये सही नहीं? क्या ये सही नहीं है? फिर आ गए, फिर आप चालू हो गए। क्या ये सही नहीं है कि मथुरा कम्युनिटी के साथ आपने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उनके लाखों लोगों को आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने दिया? क्या ये सही नहीं है कि हुमायूं कबीर के माध्यम से आप माइनॉरिटीज को दिग्भ्रमित करना चाहती है? क्या ये सही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जी बंगाल में आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं? क्या ये सही नहीं है कि आपके हर जगह आपके लोकल, आपके पार्टी के 11 जिला कार्यालयों को आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ डाला? एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके। लेकिन एक बात बताइए संजय जी, आप कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के जरिए मुस्लिमों को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुसलमानों की ठेकेदारी आपके पास है? हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं? उनके नेता नहीं हो सकते? पास है वो ठेकेदारी, इनके पास है, हमारे पास ठेकेदारी नहीं है। हम तो सबकी सेवा करते हैं। इन्होंने सुपारी दी असदुद्दीन ओवैसी को और हुमायूं कबीर को हमें काटने के लिए, लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के 7 करोड़ मतदाता और बंगाल की 10 करोड़ जनता एक है इनके खिलाफ, इसलिए बंगाल में इनकी चलती नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे प्रमुख कारण है चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर बंगाल की भूमि सिंचित है, और ये भूमि में सांप्रदायिकता के बीच कभी उग नहीं सकते, और इनको कभी याद नहीं आएगा कि बंगाल में कभी ये लोग सफल होंगे।
थोड़ा सा इनको आगे सिर्फ बढ़ते हैं, इलेक्शन के समय बंगाल ये की सब याद जनता आता इन्हें है। झांप लेती है। देखिए लेकिन एक बात तो है ना संजय जी, एक बात तो है ना कि अगर आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि बंगाल में ये ना 3 में है ना 13 में, आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि मुस्लिमों की ठेकेदारी किसी के पास भी हो लेकिन मुसलमान तो आपके ही हैं, तो फिर ये दिल्ली की बात कहां से कि निखिल जैन को एक बार स्क्रीन पर रखिए। निखिल जैन जी, अगर निश्चिंतता इतनी है, आत्मविश्वास इतना है कि बंगाल में कोई दूसरा घुस ही नहीं सकता, दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती है, तो फिर ये दिल्ली कूच करने और दिल्ली को हिलाने की बात जो कर रही हैं, क्या ये बंगाल का डर दिखाई दे रहा है? मित्र जी, मुझे नहीं लगता है बंगाल का डर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये विपक्ष की मजबूती दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा की और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रकरण के बाद, एप्स्टीन फाइल्स, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रशिया से तेल खरीदना, फिर नहीं खरीदना, फिर खरीदना, ईरान से बंद करना, फिर खरीदना, महंगाई, एलपीजी क्राइसिस, इन सारे मुद्दों से जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की विश्वसनीयता पे चोट पहुंची है, ये उसका नतीजा है कि अब विपक्ष को कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन इस बार ममता दीदी के साथ चुनाव लड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, स्टेट लेवल पे चुनाव एक अलग चीज है। ये जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी ये साफ तौर से कहा गया था कि ये जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल के लिए है, वो स्टेट लेवल के लिए नहीं है। आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, भले आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा हुआ है, बोलिए तो मैं चेंज करवा दूंगा, अभी नेता कांग्रेस करवा दूंगा। दिक्कत आपको होती है कि नेता कांग्रेस मत लिखिए, मैं बोलूंगा कांग्रेस की ही लाइन पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम अगर कांग्रेस की लाइन लेते हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या टीएमसी या दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये तो हमें पता है कि कांग्रेस ना टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ना सीपीआई के साथ केरला में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, संसद के लिए है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारत सरकार को घेरने के लिए है। रही बात राज्यों की, तो राज्यों में एनडीए में भी आपको ऐसे किस्से मिलेंगे जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, अजीत पवार और शरद पवार ने साथ में चुनाव लड़ा था कि क्या दिल्ली कूच की बात अगर दीदी कर रही हैं तो इसका मतलब क्या बंगाल की सत्ता उनकी हिलती हुई, सियासत हिलती हुई नजर आ रही है उनको? नहीं, दिल्ली जब वो ममता बनर्जी बोल रही है, मुझे नहीं लगता वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रही है, वो दिल्ली की राष्ट्रीय संसद की बात कर रही है, राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रही है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप अपने राज्य में मजबूत हैं तभी तो आप देश की सत्ता के कुछ को आप देख सकते हैं या अंदेशा लगा सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली, एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में दीदी आ जाएंगी बंगाल जीतने के बाद भी। 15 साल से दीदी सिर्फ दिल्ली इसलिए नहीं आई है क्योंकि 15 साल से बंगाल में है वो, इसीलिए बार बार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, वो किसी भी नेता को इंडी गठबंधन का नेता मानती नहीं है खुद के अलावा। देखिए विद्या जी, बीजेपी को हसीन सपने देखने का पूरा हक है। पिछली बार भी मुझे याद है 2021 में अमित शाह घर घर जाके बता रहे थे कि 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं, फिर बाद में 77 रह गई थी। इस बारी भी बीजेपी को सपने देखने का वो पूरा हक है। जहां तक रही बंगाल की बात या केरला की बात या तमिलनाडु की बात, इसमें मजबूत तौर से हम देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार आएगी। मुझे सिर्फ असम में लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की एक टक्कर है, बाकी इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे आ जाएगी? इंडी गठबंधन की सरकार कैसे आएगी जब आप लोग चुनाव ही मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इंडी गठबंधन लेफ्ट अलग चुनाव वहां पर लड़ रही है।